बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स में हम एसी सर्किट्स में लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे एसी थ्रू इंडक्टर। मगर उससे पहले हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम जो है साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को प्रेफर करते हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। यहाँ थोड़ा सा हम जो है ना कंपैरिजन कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग सोर्स से हमें जो एसी का वोल्टेज जो मिलता है वो जो है ना जो थ्री जो है ना बेसिक्स टाइप्स के जो है ना हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। एक हम कह सकते हैं उसको साइनोसाइडल, और एक जो है ना साटूथ हम उसको कहते हैं, और एक को हम कहते हैं स्क्वायर। तीनों को अगर हम कंपेयर करें, वेव शेप अगर हम बात करें तो साइनोसाइडल को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसका वेव फॉर्म जो है या शेप जो है वो साइन या कोसाइन कर्व हमें मिले तो उसको हम साइनोसाइडल एसी वोल्टेज कहते हैं या एसी करंट कहते हैं। इसी तरह साटूथ भी है एक टाइप, जिसमें हमें कुछ इस तरह पैटर्न मिले तो उसको हम साटूथ कहते हैं। यानी सा मीन आर ई की बात करते हैं, टूथ मीन जो आरी के जो दंदान होते हैं, या उसको हम साटूथ भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इसको साटूथ भी कहते हैं अगर हमें ऐसा कुछ आउटपुट मिले सोर्स से, और हमारे पास जो है ना स्क्वायर वेव भी हमें आज सोर्स से मिलती है। मगर हम प्रेफर क्यों करते हैं? अगर हम चेंज को देखें तो एसी में चेंज स्मूथ है, यानी स्मूथली वो जो है ना ज़ीरो से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से ज़ीरो, और फिर ज़ीरो से जो है ना नेगेटिव मैक्सिमम, दूसरी तरफ मैक्सिमम। और यही बिहेवियर हमें साटूथ में भी मिलता है कि उसमें जो है ना ज़ीरो से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से ज़ीरो जो बिहेवियर है वो स्मूथ है। मगर स्क्वायर वेव जो हमारे पास है उसमें सडन चेंज है, +1 है फ्राम नेक्स्ट इंस्टेंट जो है ना फ़ौरन वो -1 पर आ जाता है। यानी उसमें जो चेंज है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि प्लस माइनस फ्लक्चुएशन होती है। इस वजह से जो है ना यहाँ इसको कह सकते हैं कि ये इसका ड्रॉबैक है। या फिर हमें इफेक्टिव वैल्यू अगर हम देखें तो हमने साइनोसाइडल की इफेक्टिव वैल्यू देखी थी 0.707, जबकि साटूथ की अगर हम इफेक्टिव वैल्यू देखें तो वो 0.5 है। और स्क्वायर की जो है वो इफेक्टिव वैल्यू तो ज़्यादा है, मगर उसमें जो चेंज है वो सडन चेंज है, तो इस वजह से हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, उसकी इफेक्टिव वैल्यू भी ज़्यादा है और उसका बिहेवियर भी स्मूथ है। तो इस वजह से इसमें दोनों चीज़ें हैं कि उसमें चेंज भी सडन नहीं है और इफेक्टिव वैल्यू भी एज़ कम्पेयर टू साटूथ ज़्यादा है, तो हम इसको हम प्रेफर करते हैं। आज अब अपने जो हमारा एक्चुअल जो हमारा लेक्चर था वो एसी थ्रू इंडक्टर था, उसी की तरफ आते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था एसी थ्रू रेजिस्टर, आज हम डिस्कस करेंगे अगर हम अल्टरनेटिंग सोर्स है हमारे पास, उसके साथ हमने एक जो है इंडक्टर जो है ना कनेक्ट किया है, तो उसमें जो है ना हम बिहेवियर देखते हैं कि इंडक्टर जो है ना कैसे बिहेव करता है। अगर हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है इंडक्टर के साथ जो है ना अटैच किया है, तो जो हम करंट मिलेगा वो ज़ाहिरी बात है अल्टरनेटिंग करंट मीन उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो जब भी किसी कॉइल में से करंट चेंज हो तो हमने अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कहा था कि वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों? इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स होगा, और जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल से या इंडक्टर से, और उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। और अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ये ईएमएफ जो है वो क्या करेगा, अपने काज को अपोज करेगा, यानी इस पोटेंशियल को, यानी सोर्स के पोटेंशियल को अपोज करेगा। मगर इस अपोजिशन के बावजूद भी हमें जो है ना सर्किट में क्या मिल रहा है, एक करंट मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो अप्लाइड हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर है, यानी दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। सोर्स जो है वो अप्लाइड पोटेंशियल है या सोर्स है, और ईएमएफ जो उसके अपोजिट फोर्स है। तो मगर फिर भी जो है ना हमें स्टेडी करंट मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस जो है ना इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं स्टेडी करंट है मिल रहे हैं। या पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो ईएमएफ के बराबर होगा। और हमने चूँकि इंडक्टर के अपने एक जो है ना चेंज इन करंट की वजह से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला जो है ना ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है। तो वो किसके बराबर है? एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ करंट जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें तो ये साइनोसाइडल हमारे पास करंट है, तो हमने वो आई की वैल्यू पुट कर लिया आई एम साइन ओमेगा टी। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इस आई एम साइन ओमेगा टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें काज ओमेगा टी मिल जाएगा, आई एम काज ओमेगा टी,
और हम वंस अगेन ओमेगा टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो उससे हमें ओमेगा मिल जाएगा। अब हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एल आई एम काज ओमेगा टी इंटू ओमेगा, या फिर हम रीअरेंज कर लें तो हमारे पास v इज इक्वल टू आई एम एल ओमेगा काज ओमेगा टी। या अगर हम थोड़ा सा देखें तो काज ओमेगा टी अगर हमारे पास थीटा या ओमेगा टी 0 है तो हमें मिल जाएगा वी एम इज इक्वल टू आई एम एल इंटू ओमेगा। इट मीन आई एम एल ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, वी एम भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जो है वो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, वी एम काज ओमेगा टी है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एम काज ओमेगा टी। इसी काज ओमेगा टी को हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, उससे हम जो है ना ये डिराइव भी कर सकते हैं कि ये काज ओमेगा टी जो है वो किसके बराबर है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर है या 90 के बराबर है। इसको अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से हम एक्सपेंड करें तो हमें काज ओमेगा टी मिल जाएगा। इट मीन v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी हम लिख सकते हैं या प्लस 90 भी हम लिख सकते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें करंट के लिए तो वो हमें करंट का साइन बिहेवियर था, और अगर हम पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देखें तो हमें कुछ काज बिहेवियर मिलेगा। तो इसलिए हमने जो है ना अगर हम वेव डायग्राम ड्रा करें या वेव फॉर्म ड्रा करें करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, तो जो करंट के लिए हम ड्रा करेंगे वो साइन कर्व ड्रा करेंगे, जो सॉलिड लाइन हमें ब्लैक नज़र आ रही है तो ये करंट के लिए हमने ड्रा की है। जबकि हम वोल्टेज के लिए अगर हम ड्रा करेंगे तो कैसे ड्रा करेंगे, इसको हम कॉस कर्व ड्रा करेंगे। कॉस कर्व 0 पे मैक्सिमम होता है, यानी हम स्टार्ट मैक्सिमम से लेंगे। तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन जो है ये हमने वोल्टेज के लिए ड्रा की है। और हमें ये फार्मूला ये भी बता रहा है, अगर हम इक्वेशन 3 को देखें कि करंट जो है वो लैग कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है। यानी वोल्टेज जो स्टार्ट ले रहा है कहाँ से ले रहा है, करंट से थोड़ा पहले ले रहा है। कितना पहले ले रहा है, 90 या पाई बाई 2 पहले जो है ना स्टार्ट ले रहा है। या फिर हम कह सकते हैं वोल्टेज इज़ लीडिंग बाई पाई बाई 2, इसलिए हमने वोल्टेज को पाई बाई 2 या 90 एंगल पहले स्टार्ट कर लिया है। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें और इसका जो बिहेवियर हमें मिलेगा वो काज बिहेवियर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ वोल्टेज जो है ना वो लीड कर रहा है बाई पाई बाई 2 और करंट जो है ना लैग कर रहा है पाई बाई 2। एक और चीज़ भी है अगर हम डिस्कस करें इसको, कि हम यहाँ कहते हैं कि जो हमारे पास जो है वोल्टेज है या ईएमएफ है वो चेंज इन करंट के साथ उसका रिलेशन है। स्टार्ट में अगर हम इस कर्व को देखते हैं करंट कर्व को, तो स्टार्ट में जो करंट चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से वो ज़्यादा चेंज आ रहा है उसमें, इसलिए हम कहते हैं कि ईएमएफ मैक्सिमम है। जब हम पीक की तरफ जाते हैं तो पीक पर आलमोस्ट जो है हमारे पास ये करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो हम कैसे हैं कि हाँ चेंज नहीं आ रहा करंट में, तो ईएमएफ भी जो है आलमोस्ट 0 होगा या कम होगा। इसलिए हम कहते हैं जब करंट मैक्सिमम की तरफ जाता है तो वोल्टेज या ईएमएफ मिनिमम पे चला जाता है, और जब हम स्टार्ट से करंट स्टार्ट लेता है 0 से तो वहाँ चेंज इन करंट ज़्यादा है, तो इसलिए ईएमएफ हमें ज़्यादा मिलता है। इसलिए हमने यहाँ जो है ना वोल्टेज या ईएमएफ को मैक्सिमम से स्टार्ट लिया और करंट को जो है ना हमने 0 से स्टार्ट लिया। एक और चीज़ हमने फेज डायग्राम कहा था, या फेज डायग्राम अगर हम बात करें, यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट जो है ना लैग कर रहा है। तो इन केस ऑफ रेजिस्टर दोनों जो है ना इन फेज थे, तो हमने जो है ना दोनों को जो फेज वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जो है ना ड्रा किए थे। यहाँ हम फेज वेक्टर या वेक्टर ड्रा करेंगे पोटेंशियल के लिए, वोल्टेज के लिए और करंट के लिए। तो वोल्टेज जब भी हम ड्रा करेंगे वो करंट से पहले ड्रा करेंगे, क्योंकि उसने स्टार्ट जो है ना करंट से पहले लिया था। कितना पहले लिया था, 90 या पाई बाई 2 पहले लिया था। तो हम कर रहे हैं यहाँ जो है ना वोल्टेज ड्रा किया और यहाँ जो है ना करंट ड्रा किया। लेट्स सपोज वर्टिकली हमने जो है ना वोल्टेज ड्रा कर लिया, तो फिर करंट जो है ना हम 180 पे ड्रा करेंगे, और अगर हमने 180 पर जो है ना वोल्टेज ड्रा कर लिया तो जो है ना करंट जो है ना 270 पे ड्रा करेंगे। यानी वोल्टेज जो है वो करंट से 90 या पाई बाई 2 जो है ना हम पहले ड्रा करेंगे। इंडक्टर के केस में जो है ना अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस देखना चाहते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया, ऐसे अगर हम जो है ना देखना चाहते हैं कि ये इंडक्टर जो है ना इस सोर्स को कैसे रिस्पांस करेगा या कैसे रिएक्ट करेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ना सिंपली अगर हम डिफाइन करें, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी। इट मीन हम रेजिस्टेंस ही देखना चाहते हैं बेसिकली इंडक्टर की। तो अगर हम कहते हैं कि उसको अगर हम डिनोट करते हैं साई एल से, तो या सिंपली एक्स एल हम उसको कह दें,
तो अगर बाई ओहम लॉ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ हमने जो ना पोजीशन ऑफ इंडक्टर को जो ना साई एल कह दिया है, तो आर की जगह रेजिस्टेंस की जगह हमने साई एल पुट कर लिया। ओहम लॉ से हम लिख सकते हैं वी एम इज इक्वल टू आई एम इंटू साई एल। या फिर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम साई एल इज इक्वल टू वी एम बटा आई एम लिख सकते हैं। हमने ऑलरेडी ये चीज़ जो है ना डिस्कस कर ली है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल है V इज इक्वल टू आई एम एल ओमेगा काज ओमेगा टी के बराबर है, तो अगर हम काज ओमेगा टी को 1 पुट कर लें इट मीन हम मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। और वी एम इज इक्वल टू आई एम आई एल ओमेगा पहले भी हमने जो है इसको प्रूफ कर लिया है, तो हम ये भी लिख सकते हैं आई वी एम डिवाइडेड बाई आई एम इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो वी एम डिवाइडेड बाई आई एम की जगह हमने पुट कर लिया एल ओमेगा, और ओमेगा को 2 पाई एफ भी पुट कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं साई एल या इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ज़ाहिरी बात है इंडक्टर की इंडक्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो रिएक्ट करेगा या उसकी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। और दूसरा रिएक्टेंस उसकी क्या है या रिएक्ट कैसे करता है, रिएक्ट उस करंट को करता है जिसकी जो ना जिसको हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो यहाँ अगर जितनी जिस तेज़ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ अगर करंट चेंज हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो है इंडक्टर की रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी, यानी उसमें ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगा, क्योंकि रिएक्टेंस इंडक्टर की क्या है कि उसमें जो है ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रिएक्टेंस जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी। एक और चीज़ अगर हम देखना चाहते हैं कि जो है आया इसमें पावर कंजम्पशन या पावर लॉस इंडक्टर में हुआ है नहीं हुआ, या पावर डिसिपेशन कितना हुआ है, तो चूँकि हमारे पास सोर्स जो है वो अल्टरनेटिंग सोर्स है या हमें एवरेज बिहेवियर मिल रहा है, यानी एवरेज बिहेवियर हम इसलिए चेक करेंगे कि क्योंकि अल्टरनेटिंग कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, हमारे पास सोर्स के जो हमारे पास वोल्टेज है और करंट है, तो हम एवरेज पावर अगर हम फाइंड करें तो बाय बेसिक डेफिनीशन या पहले भी हमने जो है ना रेजिस्टेंस के केस में भी जो है ये चीज़ डिस्कस की कि एवरेज पावर इज़ पावर जो है वो V इंटू आई के बराबर है, मगर यहाँ हम जो है ना एवरेज के बराबर लेंगे, यानी एवरेज उसका लेंगे। तो एवरेज अगर हम ले इस केस में हमने वोल्टेज फाइंड किया कि वो वी एम काज ओमेगा टी के बराबर है, और करंट जो है वो आई एम साइन ओमेगा टी के बराबर है। आई एम और वी एम को जो है ना कांस्टेंट बाहर अगर निकाल लिया हमने, और यहाँ जो है ना साइन ओमेगा टी और काज ओमेगा टी का जो मैथमेटिक्स में हम देखते हैं तो उसका एवरेज हमें मिलता है 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं ये एवरेज पावर जो है वो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा हम डिस्कस करते हैं, मगर इसको हम सिंपली एक और मेथड से भी जो है ना हम डिस्कस जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि वोल्टेज और करंट को हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी भी जो है ना ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ये वेक्टर है तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है पावर, और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट मीन इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। तो V डॉट आई वी आई कास फाई का मैं क्या मतलब है, इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस। हमने पहले भी डिस्कस कर लिए इससे कि फेज डिफरेंस जो है इस केस में इंडक्टर के केस में V और I के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा 90 या π/2, और काज 90 की वजह से पावर जो है हमारे पास 0 है। इट मीन इंडक्टर में जो है ना पावर यूज़ नहीं हो रहा। क्यों पावर नहीं यूज़ हो रहा, यानी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म यानी एनर्जी में चेंज नहीं हो रही। सिर्फ जो है ना हमारे पास जो है ना जब सॉलिनॉइड या फिर हमारे पास इंडक्टर या कॉइल वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो एनर्जी है ना मैग्नेटाइज हो गया, उसके बाद डीमैग्नेटाइज हो गया, तो हम कह सकते हैं एनर्जी उसने स्टोर कर ली, क्योंकि जब वो मैग्नेटाइज हो गया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उस फील्ड की वजह से उस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो गई। ये दोबारा डीमैग्नेटाइज हो गया तो उसने अपनी एनर्जी वापस दे दी, उसने एनर्जी यूज़ नहीं की। तो इसलिए हम कहते हैं अगर एनर्जी नहीं यूज़ हुई तो हमारे पास पावर लॉस या पावर डिसिपेशन भी इंडक्टर में भी क्या होगा, वो 0 होगा।